नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात में सीएम भूपेंद्र और 16 मंत्रियों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर जनता को किया प्रणाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की शिरकत। बीजेपी प्रदेश और सह प्रभारी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। आगामी चुनावों पर किया मंथन। बूथों पर जाकर हार के कारणों की करेंगे समीक्षा। हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर उत्तराखंड में उत्साह। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जताई खुशी। बोले हम भी हमारी कमियों को करेंगे दूर। पौड़ी और टिहरी को जोड़ने वाले पुल को किया बंद। जर्जर हालात देखते हुए लिया गया निर्णय। स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। अब उत्तराखंड को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ 5 साल का हुआ एमओयू। लैंसडाउन में लगेगा डॉपलर रडार। अब खबरें विस्तार से। गुजरात में एक बार फिर से भूपेंद्र सरकार बन गई है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें और मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री शामिल थे। ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વર અમે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या चुनाव हारे हर चीज की समीक्षा करती है और उसी के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करती है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, अब उन बूथों की समीक्षा कर अगले चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने बताया कि पिछले चुनावों में हम जिन बूथों पर हारे हैं, इसके क्या कारण है और इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय की है, जो कि उन बूथों पर जाकर हार के कारणों की समीक्षा करेगा। नहीं, कुछ ऐसे बूथ हैं जिसमें हम चुनाव हारे हैं, तो वो हमारे बूथों का चयन किया गया है लोकसभा के हिसाब से और विधानसभा के हिसाब से हम लोगों ने चयन किया है। उसमें हमने अपने एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है कि उन बूथों पे जाके वहाँ समीक्षा करें, लोगों से बात करें कि क्या कारण ऐसा रहा कि हम ये बूथ हार गए, क्या हमारी सरकार की योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी व सह प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड प्रवास पर थे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी चुनाव पर मंथन किया गया। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया कि राज्य भर में डोर टू डोर हाउस मिशन अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
प्रभारी ने सभी पदाधिकारियों से तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया गया है। वहीं आगामी चुनाव में बीजेपी ने 51% वोट शेयर का लक्ष्य तय किया है। यह मूल मंत्र भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी वरिष्ठ नेताओं को दिए हैं। जहां तक 51% मत प्राप्त करने का प्रश्न है, एक लक्ष्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने है कि हमें जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो गुजरात में लक्ष्य हासिल किया है, उसी लक्ष्य को मानते हुए अपने प्रांत में भी 51% मत हमको प्राप्त हो, इसके लिए हमको सक्रिय रहकर काम करना है। हमारे जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, संपर्क प्रवास के, संगठनात्मक कार्यक्रम जो हैं, संवाद के, उन कार्यक्रमों को विस्तार से करना है। उसके लिए हर घर संपर्क प्रयास अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ता, नेता अपने अपने क्षेत्रों में, बूथों में, शक्ति केंद्र स्थल पर जाकर प्रत्येक घर में प्रवास करेंगे। उनके साथ उनकी जो समस्याएं हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो अपनी लाभार्थी योजना है, उसका विस्तार के साथ उनके साथ चर्चा करना, उनको पार्टी से जोड़ना, ये अपना कार्यक्रम रहने वाला है। पौड़ी और टिहरी जिले को आपस में जोड़ता देवप्रयाग के पैदल झूला पुल को आखिरकार जिला प्रशासन ने खतरे का अंदेशा जताते हुए बंद कर दिया है। दरअसल पुल काफी पुराना हो चुका है। ऐसे में कोई बड़ी घटना जर्जर हो चुके पुल के कारण ना हो, इसके मद्देनजर प्रशासन ने इस पुल पर सभी लोगों की आवाजाही को बंद करते हुए पुल को बंद कर दिया गया। हालांकि पुल के बंद होने पर स्थानीय जनता में खासी नाराजगी है। स्थानीय जनता का कहना है कि पुल के बंद हो जाने से अब यहाँ के लोगों की 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है, जबकि पुल पर जब तक आवाजाही हो रही थी तभी तक ये दूरी महज 200 मीटर की थी। चूँकि एक 200 साल पुराना ब्रिज था और उसे पीडब्ल्यूडी के द्वारा अनसेफ घोषित किया गया था, तो उसके क्रम में हम लोगों ने उस ब्रिज पे आवागमन को जो बंद किया है और अल्टरनेटिव व्यवस्था की है, तो उसी संबंध में एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने कोटद्वार कोतवाली पहुंची। कोटद्वार पहुंचकर एसएसपी पौड़ी ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस दौरान एसएसपी पौड़ी ने कहा कि महिला हेल्प डेस्क की स्थापना से उन पीड़ित महिलाओं को अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा जो पुरुषों के सामने अपनी व्यथा को सही से नहीं रख पाती। उन्होंने बताया कि महिला हेल्प डेस्क में महिला कांस्टेबल की पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कराएंगी और इस कार्यालय में 1 महिला दरोगा व 4 महिला कांस्टेबल हमेशा तैनात रहेगी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के टनकपुर रोड कुटरी गांव से सीतारगंज की ओर जाने वाले एनएच बाईपास के किनारे बड़ी आबादी के बीच बने डंपिंग जोन में कूड़े के ढेर में कुछ दिन पहले रात के समय आग लगने से निकलने वाले विषैले धुएं से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। वहीं विगत 1 सप्ताह पहले कूड़े की ढेर में लगी आग अभी भी जल रही है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका यहां कूड़े का ढेर लगाकर आग लगा दी जाती है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विषैले धुएं से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने के कगार पर है और क्षेत्र में अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। वैसे तो हाई कोर्ट के आदेश हैं कि आप सार्वजनिक जगह में कूड़ा करकट नहीं फैल सकते, बट इसका जिम्मेदार जो नगर पालिका खटीमा है वो जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी जगह कूड़ा करकट फेंका है जो एक गांव से संबंधित 2 ग्राम सभा को मिलान करती है। एक तो कुटरी ग्राम सभा होगी, मैं दूसरी होगी नंदा ग्राम सभा। मेरे संज्ञान में अभी तक था नहीं कि इस तरह की कोई प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जब आपका फोन आया तो मुझे पता लगा इस संबंध में। मैंने अभी हमारे जो ठेकेदार है मैंने उनसे बात भी करी, तो बता रहे थे मैडम कि कोई कर्मचारी ने बीड़ी वगैरह पी होगी तो उस वजह से आग लगी होगी, लेकिन जो भी है प्रक्रिया, आग तो लगी है, इसकी जांच करा ली जाएगी कि क्या स्थिति है उसमें।
और अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देवाल विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने लीग से हटकर एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जहां आमतौर पर बीडीसी की बैठक विकास खंड के सभागार में होती आई है। वहीं देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने बीडीसी की बैठक देवाल विकास खंड के दूरस्थ गांव घेस में आयोजित की गई। घेस में बीडीसी की बैठक के आयोजन से जहां घेस के ग्रामीणों ने खुशी जताई, वहीं देवाल प्रमुख दर्शन दानू ने आगे भी इसी क्रम को बरकरार रखते हुए अगले बीडीसी बैठक लोहाजंग में और उसके बाद पिंडर घाटी के सूरवर्ती गांवों में आयोजित करने का फैसला लिया है। बीडीसी बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सम्मुख सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए। वहीं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी भी जताई। सराहनीय पहल है। ऐसी पहल पूरे देश में या प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे क्षेत्र में विजिट करने का मौका मिलता है और एक दूसरे जगह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। इतने दूरस्थ क्षेत्र में बीडीसी कराने का मुख्य मकसद ये था कि यहाँ जिस प्रकार की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लोगों के सामने किस प्रकार के संकट हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि तो हमेशा आवाज उठाते हैं, लेकिन अधिकारी भी कम से कम यहाँ आके देखे कि यहाँ लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार की चीजों से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मौसम विज्ञान केंद्र के साथ आज 5 साल के लिए एमओयू किया गया। सचिवालय में एमओयू किया गया है, जिसमें दोनों विभागों के अधिकारी शामिल रहे। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा का कहना है कि बारिश सटीक जानकारी देने के लिए प्रदेश में कॉम्पैक्ट रडार लगाया जाएगा, जिसमें बादल फटने और भारी बारिश होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिल सके। यात्रा मार्गों पर भी हाई टेक्नोलॉजी के सिस्टम को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने पर विचार किया गया है। लैंसडाउन में डॉपलर रडार जल्द लगाया जाएगा, जिसकी आपदा की घटनाओं में पहले ही सूचना मिलेगी और वहीं लोगों को सतर्क कर दिया जाएगा। मौसम की सटीक जानकारी मिलने पर विभाग आपदा कंट्रोल के लिए बेहतर काम कर सकेगा। जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। आईएमडी को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो मीडिया के सभी लोग का स्वागत है और आप देख रहे हैं कि जो मीडिया में इंफॉर्मेशन आज आपको मिलती है, तो आप लोग खुद भी इस चीज़ को देख रहे होंगे और बताते भी समय समय पर कि हाँ, जो इंफॉर्मेशन, फोरकास्ट या वार्निंग दी गई है वो सही रही है, अच्छी रही है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास।
खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य में फिलहाल बारिश और बर्फबारी की कोई आसार नहीं है। शुष्क मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग तेजी से बीमार हो रहे हैं, जबकि उम्रदराज लोगों में हार्ट अटैक के खतरे की संभावना बढ़ गई है। निदेशक मौसम विभाग के मुताबिक अगले 8 से 10 दिन मौसम में किसी भी परिवर्तन के आसार नहीं है। 10 दिन के बाद ही कोई एक्टिविटी फिलहाल हो सकती है। उत्तराखंड राज्य में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आ रहे लोगों को नए साल के मौके पर बारिश व बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी मौसम विभाग को और अपडेट आंकड़े मौसम को लेकर मिलने का इंतजार है। वेदर फोरकास्ट की अभी की अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी 8 से 10 दिन तो कोई सिस्टम है नहीं, तो ऐसे जैसे चल रहा है ड्राई रहने वाला है। और जो दिन और रात के तापमान में उसमें थोड़ा अंतर अभी ज़्यादा है। मैं कहूँगा प्लेन्स में खास कर 20 डिग्री 22 डिग्री तक इस तरह का चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए या थोड़े एजेड जो लोग हैं उनके लिए सर्दी से इस समय बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो बॉडी आपके एकदम जो है उसको आप देखेंगे जैसे हार्ट अटैक्स है, तो इस तरह की जो चीज़ें वो बढ़ती हैं इस समय जो है। पौड़ी से भाजपा विधायक राजकुमार पौरी ने मजार सौंदर्यीकरण के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि विधायक निधि से निर्गत की है, तो वहीं पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कहा है कि अब भाजपा विधायकों को भी समझ आने लगा है कि समरसता के रास्ते पर ही सफलता की कुंजी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जहां खाई पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विधायक समरसता के रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उधर विधायक ने कहा कि बरसों बरस से धर्म विशेष के लोग इस स्थान पर रहते हैं, तो उनके विकास कार्यों के लिए भी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता होती है, ताकि उनके विकास कार्यों में बाधा न आए। उन्होंने कहा कि वह भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। कि जब हम लोग बरसों से यहाँ एक साथ रह रहे हैं और वो लोग भी यहाँ के वोटर हैं, मूल यहाँ के स्थायी निवासी हैं और गढ़वाली परंपरा से जुड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, सैकड़ों वर्षों पुराने। आज के लोग नहीं हैं कि जो आज बाहर से आके यहाँ बसे हों, ऐसे लोग नहीं हैं। और उनकी आस्था का केंद्र है, जैसे हमारे मंदिरों में आस्था होती है वैसे उनकी आस्था है। अगर उसके लिए हमने सौंदर्य करने के लिए 2 लाख रुपए निर्गत किया टीन सेट बनाने के लिए, तो ये कहीं से गलत नहीं है। और निश्चित रूप से उनका भी अधिकार बनता है कि वो इस क्षेत्र की जनता है, तो विधायक निधि उनको भी मिलनी चाहिए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विधायकों को समझ में आने लगा है कि सामाजिक समरसता में ही सफलता की कुंजी है। उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश में लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, सारे धर्म एक समान रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस सर्वधर्म समभाव की बात किया करती है, उसी ओर अग्रसर होते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए भाजपा के पौड़ी से विधायक राजकुमार पौड़ी ने पीर बाबा की मजार के लिए लगभग 2 लाख रुपए की रकम सैंक्शन की है। ऐसे में जहां उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ डिवाइसिव राजनीति पर काम करते हैं, फूट डालो और राज करो की राजनीति पर यकीन करते हैं, वहीं राजकुमार पौड़ी ने एक नमूना पेश किया है ये दिखाकर कि वह धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं।
खटीमा के सुरई वन रेंज के सरपुरा गांव में मुखबिर की सूचना पर डिप्टी रेंजर सतीश चंद्र रेखाड़ी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम द्वारा रविवार को रामपाल के घर छापा मारकर प्रतिबंधित जंगली जानवर का 5 किलो अवैध मांस बरामद किया गया था। वहीं वन विभाग की टीम की आने की भनक लगते ही अभियुक्त फरार हो गया था। डिप्टी रेंजर सतीश चंद्र रेखाड़ी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम द्वारा प्रतिबंधित अवैध मांस के आरोप में सरपुड़ा निवासी रामपाल को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अपराधियों को जो वन अपराध में लिप्त हैं या वन्यजीव अपराध हो या लकड़ी तस्करी में के अपराध में लिप्त हों, ऐसे अपराधियों पर कड़े से कड़े जो है कि निर्णय लेके वन अपराध में जो भी धाराएं कठोर से कठोर हैं वो लगा के इन पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कल जो सरपुड़ा क्षेत्र में दबिश देकर शिकार पकड़ा गया था सुअर का, उसमें जो है कि शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत आज पहले मासिक लकी ड्रॉ की घोषणा की गई, जिसमें 1500 लोगों इनाम दिए गए। 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉच और 500 ईयरबड्स इस दौरान विजेताओं को इनाम के तौर पर दिए गए। आपको बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनता को जीएसटी के प्रति जागरूक करना है। अक्सर जब कोई सामान खरीदता है तो उसका जीएसटी बिल लोगों द्वारा नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से जीएसटी का पूरा पैसा सरकार को प्राप्त नहीं हो पाता, जो कि महंगाई बढ़ने के पीछे एक मुख्य कारण है। इस योजना के तहत हर महीने 1500 लोगों को इनाम दिए जाएंगे। लकी ड्रॉ में आवेदन करने के लिए blipuk.com में 200 रुपए से ज्यादा के बिल अपलोड किए जा सकते हैं। द्वारा के स्कीम लॉन्च की गई थी, बिल लाओ इनाम पाओ। इसका मुख्य मकसद क्या है कि जो हमारे जीएसटी है वो कैसे बढ़े, राजस्व सरकार का कैसे बढ़े, उसको लेके हम लोगों ने ये स्कीम यहाँ पे लाई है उत्तराखंड में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश भर में पहला राज्य है जहाँ पे इस प्रकार की स्कीम जो मेगा लकी ड्रॉ है उसको हम लोग लेके आए हैं। आज उसका पहला, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम हर महीने 1500 लोगों को इस प्रकार के इनाम देंगे, वो पहला लकी ड्रॉ आज हमने निकाला है। 500 500 500 500 में घड़ियाँ, 500 में फ़ोन, 500 में घड़ियाँ, 500 में ईयरफोन हम लोग आज यहाँ पे उनकी घोषणा की है। उत्तराखंड में रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन को लेकर ग्रामीण और कॉर्बेट वेलफेयर एसोसिएशन आमने सामने आ गए, जिसको लेकर वन विभाग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि आज रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन में लिमिटेशन को बरकरार रखने के पक्ष में दर्जनों ग्रामीणों ने भंडार पानी गेट पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर वन विभाग की इस लिमिटेशन को हटाता है तो अमगढ़ी, पाटकोट, भलौन, डॉन, परेवा आदि के ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारी लिमिटेशन को लेके ही है। हमने डीएफओ साहब के संज्ञान में पहले भी डाला है कि लिमिटेशन नहीं होने की वजह से स्थानीय ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती है। तो लिमिटेशन, उन्होंने हमारी बात मानी और लिमिटेशन बरकरार रखी है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि फिर वो लिमिटेशन को हटाने का जो है उनके प्रयास चल रहा है। तो उनसे अभी हमारा अनुरोध है कि लिमिटेशन हटाई जाए, जो लिमिटेशन उन्होंने करी है उसको यथावत रखें। उससे स्थानीय ग्रामीणों में भी राहत की सांस ले रहे हैं। और अगर लिमिटेशन हटाई गई तो यहाँ अराजकता होगी और हम टेढ़ा गेट बंद कर दें, उसका सारा जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा। हमारे बहुत टाइम से यहाँ पर जो डिमांड है, एक तो जहाँ ग्रामीणों को जो सीताबनी पर्यटन जोन है, यहाँ पर जो जिप्सियों का लिमिटेशन नहीं हो पा रहा है। 200-300 गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं एक स्लॉट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में। फिर यहाँ पे क्या होता है, जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों को कई बार जाम से गुजरना पड़ता है, कई बार यहाँ पे एम्बुलेंस फंस जाती है, आपने पहले भी देखा होगा। तो एक तो ये समस्याएं बनी रहती हैं, हमेशा जाम रहता है। और पीडब्ल्यूडी की रोड में यहाँ पर जो जिप्सियाँ खड़ी रहती हैं उनसे जूझना पड़ता है। मंडी जब हमारे यहाँ से निकलते हैं लोग सुबह, तो वो गाड़ियाँ फंस जाती हैं, टाइम पर नहीं पहुँच पाती है वहाँ। तो एक मेन समस्या ये है। दूसरा ये है कि यहाँ के जो ग्रामीण ने हमारे युवा साथी हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का हमने
उत्तराखंड के चंपावत जनपद में लोहाघाट क्षेत्र के बारकोट से रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना सामने आई। बाराकोट ब्लॉक के एक सुदूर गांव में बुजुर्ग द्वारा एक नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी पर घटना की जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्व पुलिस से मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म की अभियोग हमारे पास FIR मिली थी। हमने उसमें तत्काल अभियोग दर्ज कर 376(2) और 506 IPC पॉस्को की धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। हमने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया है वर्तमान में, और आगे की कार्रवाई के लिए हमने इस केस को पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। अभियुक्त इसमें गणेश सिंह बाराकोट क्षेत्र के हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ की जा रही है। जसपुर नगर के हाईवे मार्ग पर बिस्मिल्लाह जमानिया मैरिज हॉल के ठीक सामने सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पाते ही अग्निशमन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां अग्निशमन अधिकारी महेश चंद ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में भीषण आग लगी। शायद मुझे टीम ने तुरंत दुकान के ताले तोड़ बमुश्किल आग पर काबू पाया। दुकान में किसी प्रकार की जनहानि या अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, जबकि दुकान में जो नुकसान हुआ उसका आकलन नहीं किया गया। वहीं दुकान स्वामी रोशन अली ने बताया कि अचानक हुई अग्निकांड में लगभग लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इसी सूचना विभाग को दी जा रही है। बाजार चौकी के अंतर्गत बिस्मिल्लाह मैरिज हॉल के सामने आग लगी हुई है, जो कि बैटरी की दुकान की सूचना में थी। तो तुरंत मैं और एक वाहन, 2 वाहन लेके अपने कर्मचारियों को लेके तुरंत घटनास्थल पहुंचे। देखा तो वहां पर आग लगी थी। दुकान का शटर कुछ लोगों द्वारा खोल दिया गया था। तुरंत हमारी गाड़ी द्वारा पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। जनपद हरिद्वार में लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न, गलत नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर